मित्रों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कविता आत्मकथ्य जो हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित क्षितिज पुस्तक से ली गई है के भाग 2 कविता के हम आज व्याख्या करेंगे, उसके भावार्थ को जानेंगे। हमने पिछले भाग में अध्ययन किया मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी या अपनी, और तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति तक हमने अपने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कवि ने कहा कि मेरी जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत उल्लेखनीय हो। यह सुनकर और देखकर भले ही आप लोगों को सुख मिले, मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, किंतु मुझे इससे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। आगे लिखते हैं प्रसाद जी, हम इस आगे पढ़ते हैं। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कविता का हम दूसरा भाग आज हम अध्ययन कर रहे हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते, यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने कितना बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। कवि कहता है कि मेरी मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी है, रिक्त है। मेरी मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी, रिक्त पड़ी है, कहीं तुम ही ने उसे खाली न किया हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। जो मेरी मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी है, रिक्त है, कहीं तुम ही ने उसे खाली ना किया हो। अपने को समझो, तुम स्वयं को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुमने मेरे विचारों रूपी रस को लेकर अपनी गागर भर ली हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही ने उसे खाली किया हो। तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचारों रूपी रस को लेकर अपनी गागर भर ली हो, अर्थात अपने विचारों की समृद्धि कर ली हो। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, यह कैसी विडंबना है, मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपना आत्मकथ्य लिख सकूं। ये कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपना आत्मकथ्य लिख सकूं। हे मेरे सरल मन अरी सरलते, हे मेरे सरल मन, मैं आत्मकथ्य रच कर किस प्रकार तुम्हारी हंसी तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। हे मेरे सरल मन, मैं आत्मकथ्य रचकर किस प्रकार तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो विचार है ही नहीं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अगर मैं आत्मकथ्य लिखता हूं तो मैं अपने जीवन की भूलें या गलतियां और
धोखे जो लोगों से मुझे धोखे मिले हैं ज़िंदगी में, किस प्रकार औरों को मैं दिखला सकता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मैं अपने जीवन की भूलें या गलतियाँ और या धोखे किस प्रकार मैं अपनी आत्मकथा लिखकर दूसरों को दिखला सकता हूँ। अर्थात मेरा जीवन तो गलतियों और धोखों से भरा हुआ है, उसका किस प्रकार अपनी आत्मकथा से मैं उल्लेख कर सकता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे, मैं उनकी उज्ज्वल गाथा किस प्रकार कह सकता हूँ। कवि प्रसाद जी ने कहा कि यहाँ उज्ज्वल दिनों की मधुर चांदनी रातों से तुलना की है। उज्ज्वल दिनों की मधुर चांदनी रातों से तुलना की है। कवि के अनुसार जीवन में जो मेरे कुछ अच्छे दिन आए थे, खुशी के दिन आए थे, उनको भी मैं दूसरों को नहीं बता सकता हूँ। कहने का कवि के अनुसार कवि ये कहना चाहते हैं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जब मेरे जीवन में खुशी के दिन, उज्ज्वल दिन आए थे, तो कवि के अनुसार जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातों की गाथा किस प्रकार कही जा सकती है, उनको भी मैं नहीं बतला सकता। इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। अपने जीवन के जो खिलखिलाकर होने वाली उन बातों को भी मैं दूसरों को नहीं बतला सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहता है, मेरे अपने जीवन में सुख का जो सपना देखा था मैंने, वह मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ, मुझे मिला ही नहीं। मिला कहाँ वह सुख मुझे मिला ही नहीं, जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिसका मैं सपना देखता था, जो सपने में मेरे सुख आया और जिसको मैं देखकर जाग जाता था, वह सुख मुझे कभी जीवन में नहीं मिला। अर्थात मेरा जीवन तो सर्वथा अभावों से ग्रस्त रहा और सुखी जीवन का स्वप्न जो मेरे पास आ रहा था, तो आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। सुखी जीवन का स्वप्न तो मेरे पास आते आते, मेरा आलिंगन करते करते मुझसे दूर हो गया, दूर चला गया। तो इस प्रकार इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि और कविता का नाम बताइए, तो आप इसका कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम आत्मकथ्य यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी जो हमने भावार्थ बताया उसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। कवि कहता है कि मेरी मन रूपी गागर जो भावों से खाली पड़ी है, रिक्त है, कहीं तुम ही ने उसे खाली ना किया हो। तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचार रूपी रस को लेकर अपनी गागर भर ली हो, अर्थात अपने विचारों की समृद्धि कर ली हो, वृद्धि कर ली हो। यह कैसी विडंबना है कि मेरे पास विचार नहीं है जिनसे मैं अपना आत्मकथ्य लिख सकूं। हे मेरे सरल मन, मैं आत्मकथ्य रचकर किस प्रकार तुम्हारी हंसी उड़ा सकता हूँ। मैं अपने जीवन की भूलें या गलतियाँ और धोखे किस प्रकार औरों को दिखला सकता हूँ। अर्थात मेरा जीवन जो तो गलतियों और धोखों से भरा हुआ है, उसका किस प्रकार अपनी आत्मकथा में उल्लेख कर दूं। मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे, मैं उनकी उज्जवल गाथा भी किस प्रकार कह सकता हूँ। कवि प्रसाद जी ने यहाँ उज्जवल दिनों की मधुर चांदनी रातों से तुलना की है। कवि के अनुसार जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई बातों की गाथा किस प्रकार कही जा सकती है, अर्थात नहीं कही जा सकती है। कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में
सुख का जो स्वप्न देखा था वह मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ, अर्थात मेरा जीवन तो सर्वथा अभावों से ही ग्रस्त रहा। सुखी जीवन का स्वप्न तो मेरे पास आते आते, मेरा आलिंगन करते करते मुझसे दूर हो गया, मेरे पास आते मेरे गले लगते लगते चला गया। तो इस प्रकार हम इसका भावार्थ हमने किया। अब आगे अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम पद्यांश है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आइए इसका अर्थ जानते हैं, भावार्थ को समझते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रेयसी की यादों में खोया रहता है और कहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि उसके लाल गालों की लालिमा से ही उषा ने लाली ग्रहण की थी। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहते हैं, अपनी प्रेयसी की यादों में खोया हुआ कवि कहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदर थी जिसके अरुण कपोल लाल गालों की लालिमा से क्या होता था, अनुरागनी अनुरागनी उषा लेती थी, उषा ने लाली ग्रहण की थी। निज सुहाग मधुमाया में, वह भी मेरी प्रिया के सौभाग्य को प्राप्त कर उसी के समान मधुर और मोहक बन गई थी। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि यही मेरी प्रियतमा उषा से भी अधिक सौंदर्यमयी और मोहक थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है। कवि कहता है कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें ही मेरी पाथे बनी हैं, मेरी जीवन यात्रा का सहारा बनी हैं। पाथे होता सहारा या संबल। थके पथिक की पंथा की, मैं थका हुआ पथिक हूँ और मेरे जीवन यात्रा की जो सहारा है वो मेरी प्रियतमा की यादें ही हैं। कवि कहता है कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें ही मेरी जीवन यात्रा का संबल है और उसी के सहारे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, फिर तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने
मेरी जीवन रूपी गुदड़ी की सीवन को उधेड़ कर आखिर उसके भीतर क्या देखना चाहते हो। कवि कहता है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे, अपने मित्रों को कहता है कि तुम मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो, तो अब मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन में तो यादें ही यादें हैं और यादों का ही मेरी जीवन यात्रा में सहारा है और उन्हीं के सहारे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने मेरे जीवन रूपी जो गुदड़ी है उसको, उसकी सीवन को उधेड़ कर, उसकी सिलाई को उधेड़ कर क्या देखोगे। आखिर उसके भीतर क्या देखना चाहते हो। उसमें कुछ नहीं है। क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी जो वो हैं यादें हैं, कंथा है मतलब अंतर्मन गुदड़ी है, उस अंतर्मन गुदड़ी को उसकी सीवन को उधेड़ कर, उसकी सिलाई को उधेड़ कर आखिर आप क्या देखना चाहते हो। उसमें मेरी प्रियतमा की स्मृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल यादें हैं और उन्हीं यादों के सहारे मैं जी रहा हूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरे छोटे से जीवन में बड़ी बड़ी व्यथा कथाएं निहित हैं। मेरा छोटा सा जीवन और उसमें प्रियतमा से संबंधित अनेक बड़ी बड़ी व्यथाएं कथाएं निहित हैं और अर्थात मैं अपनी उन व्यथा, अपनी पीड़ा की कथाओं को, अपने दर्द की कथाओं को किसी से नहीं करना चाहता। मैं उसको, उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। तो अब मैं अपने आत्मकथा के रूप में किसी से उनके विषय में क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। अर्थात मैं अपनी व्यथा कथाओं को किसी को, अपनी पीड़ा की, दर्द की कथाओं को किसी को नहीं कहना चाहता। और इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा यह है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं दूसरों की व्यथा कथाएं सुनकर उनके दुख दर्द को समझूं और अपने विषय में चुप ही रहूं, औरों की सुनता रहूं और अपने विषय में चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अंत में कवि कहता है, हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा कथा को, पीड़ा दर्द को सुनकर क्या करोगे। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अर्थात मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा पीड़ा दर्द की कहानी को सुनकर आप क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी मेरी दृष्टि में तो अभी वह उपयुक्त समय भी नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। और प्रियतमा संबंधी मेरी मौन पीड़ा अभी मेरे हृदय में सोई पड़ी है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो भी पुरानी यादें हैं, मेरी स्मृतियां हैं, वो सब मेरी मौन पीड़ा के रूप में, मौन व्यथा है, मेरी मौन पीड़ा है, वो भी मेरे हृदय में सोई पड़ी हैं। उसे फिर से जगाकर मेरे हृदय की पीड़ा को तुम क्यों जगाना चाहते हो। आशा यही है कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें थोड़ा पीड़ा, दर्द, दुख, चिंताएं, अवसाद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो इस प्रकार कवि ने बताया कि उसके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में एक और कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है,
तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के महान कवि हैं और थे और हैं, और इनकी जो यथार्थवादी विचार हैं वो बहुत ही उत्तम हैं, और ये जयशंकर प्रसाद जी को एक महान कवि बनाते हैं। तो अब क्या हो सकता है, इसका भावार्थ हम पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, कवि का नाम बताइए और कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम हो गया हमारा आत्मकथ्य। अब हम इसको पढ़ भी सकते हैं, किसी को समझ में ना आया हो तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि अपनी प्रेयसी की यादों में खोया रहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि उसके लाल गालों की लालिमा से ही उषा ने लाली ग्रहण की थी। कहने का अर्थ आता है कि जो मेरी जो प्रियतमा थी उसके लाल गालों से ही उषा ने भी, जो प्रातःकाल का जो लालिमा होती सूर्य की, वो ग्रहण मेरे प्रियतमा की गालों से ही उसने लाली ग्रहण की। ये कह कर के यहाँ पर थोड़ा सा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी हुआ है, अनुरागिनी उषा में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए वह भी मेरी प्रिया के सौभाग्य को प्राप्त कर उसी के समान मधुर और मोहक बन गई थी। आशय यही है कि मेरी प्रियतमा उषा से भी अधिक सौंदर्यमयी और मोहक थी। तो जयशंकर प्रसाद जी अपनी प्रियतमा को उषा की जो सुंदरता है उससे भी ज़्यादा सौंदर्यमयी और मोहक यहाँ पर बताना चाहते हैं। कवि आगे कहता है कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें ही मेरी जीवन यात्रा का संबल हैं, मतलब सहारा हैं। उन्हीं के सहारे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। फिर तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने मेरी जीवन गुदड़ी को की सीवन उधेड़कर आखिर उसके भीतर क्या देखना चाहते हो? उसमें मेरी प्रियतमा की स्मृतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तथा मैं उन स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। वहाँ तुम्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ ना मिलेगा। मेरे छोटे से जीवन में अपनी प्रियतमा से संबंधित अनेक बड़ी बड़ी व्यथा कथाएं निहित हैं। अब मैं अपने आत्मकथ्य के रूप में किसी से उनके विषय में क्या कहूँ, अर्थात मैं अपनी व्यथा कथाओं को किसी से नहीं करना चाहता, नहीं कहना चाहता। इससे अच्छा तो यह है कि मैं दूसरों की व्यथा कथाएं सुनकर उनके दुख दर्द को समझ सकूं और अपने विषय में मैं चुप ही रहूं, अर्थात मैं औरों की सुनता रहूं और मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? आगे अंततः कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली साधारण सी व्यथा कथा को सुनकर क्या करोगे? मेरी दृष्टि में अभी वह उपयुक्त समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। प्रियतमा संबंधी मेरी मौन पीड़ा अभी मेरे हृदय में सोई पड़ी है। उसे फिर से जगाकर मेरे हृदय की पीड़ा को तुम क्यों जगाना चाहते हो? आशय यही है कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें पीड़ा, दुख दर्द, अवसाद, चिंता के अतिरिक्त अन्य कुछ ना मिलेगा। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इस प्रकार कवि ने बताया है कि उसके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में एक और कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी यहाँ पर दिखाई देती है। अब इसमें कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो
उस पे आप इसके जब अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तो आप इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी आप आसानी से उनके उत्तर दे पाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज आत्मकथ्य जो कविता है हमारी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, उसका हमने द्वितीय भाग का भावार्थ को जाना। अब हम अगले वीडियो में आत्मकथ्य कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।